Hello everyone, I am Pramod Sak. Welcomes you to my YouTube channel मैकलैनिंग पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 381 से 402 तक। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 381 से। द आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डिफाइंड एज। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए। टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्रेसर वी डिफाइन द फॉलोइंग एफिशिएंसी। दो प्रकार की एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, एक आइसोथर्मल एफिशिएंसी, दूसरी एडियाबैटिक एफिशिएंसी। तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? आइसोथर्मल वर्क अपॉन में एक्चुअल वर्क, ठीक है। और एडियाबैटिक एफिशिएंसी क्या होती है? आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन में एक्चुअल वर्क। क्योंकि यहाँ एडियाबैटिक में क्या होता है, जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्क आएगा? आइसेंट्रोपिक वर्क आता है। और यहाँ पे कौन सा आता है? आइसोथर्मल वर्क, ठीक है। एडियाबैटिक एफिशिएंसी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म। एडियाबैटिक एफिशिएंसी का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। द मिनिमम वर्क ऑफ कंप्रेशन विद कूलिंग इज आइसोथर्मल वर्क। अगर कंप्रेशन के साथ जो वर्क है मिनिमम किस में होता है? हमारा आइसोथर्मल में होता है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर्स को जरूर देखें। तो यहाँ पर आइसोथर्मल वर्क क्या होता है? कंप्रेशन में सबसे मिनिमम होता है। ऑफन आइसोथर्मल एफिशिएंसी इज देयरफॉर यूज्ड टू एक्सप्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विच आर इनवेरिएबल कूल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से डिफाइन की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन अपॉन में एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 382। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पर ये साइकिल दिए गए हैं, एरिक्सन, स्टर्लिंग, जूल और ऑटो साइकिल। और इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? जैसे 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से साइकिल में होती हैं? तो ये इससे हमें क्या करना है? लिस्ट को मैच करना है दोनों को एक दूसरे से। तो देखते हैं यहाँ पर एरिक्सन साइकिल कैसा होता है। इस तरीके से इसका जो पीवी डायग्राम है ये इस तरीके से बना है और टीएस डायग्राम हमारा ये है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये कैसी होगी? 2 कांस्टेंट प्रेशर हो गई। और ये जो प्रोसेस है वो कौन सी है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टीएस डायग्राम में। तो 3 to 4 और ये 1 से 2, ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो हमारी क्या है? आइसोथर्मल है। तो इसके अंदर क्या होता है? एरिक्सन के अंदर 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट प्रेशर। स्टर्लिंग में क्या होता है? यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई और 2 आइसोथर्मल। ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। तो 2 आइसोथर्मल होती हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? 2 कांस्टेंट प्रेशर होती हैं और ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है? जूल साइकिल के अंदर 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं, ठीक है। और ऑटो साइकिल में क्या होता है? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ से देखते हैं 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबैटिक। तो ये किसके अंदर होती है हमारी? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबैटिक। तो ये हमारी ऑटो साइकिल के अंदर होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ किस में दिया है? सी और डी। तो सी और डी में से होगा कोई एक। और यहाँ पे 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 एडियाबैटिक। 2 कांस्टेंट प्रेशर एंड 2 एडियाबैटिक किस में होती हैं? जूल साइकिल या ब्रेटन साइकिल। तो यहाँ पर ये वाला साइकिल है तो जूल साइकिल हो जाएगा इसका। बी का हो जाएगा 3। तो बी का 3, ये दोनों में सी और डी में बी का 3 दिया गया है। थर्ड है सी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 आइसोथर्मल। कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसोथर्मल किसके अंदर होती हैं? स्टर्लिंग साइकिल के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या होगा? स्टर्लिंग। सी का हो जाएगा 2। तो सी का हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा इससे। नेक्स्ट है 383। इसमें भी मैच करना है हमें। तो यहाँ पर ये हमारे पीवी डायग्राम दिए गए हैं और इधर टीएस डायग्राम दिए गए हैं। और लेकिन यहाँ पे जो डायग्राम बना रहा है वो हमारा कैसा बना रहा है? टीवी डायग्राम बना रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हमारा क्या है? गलत है यहाँ पर। अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा किसका हो गया? पीवी डायग्राम ऑटो साइकिल का, कांस्टेंट वॉल्यूम
और इसके लिए हम देख चुके हैं क्या होता है, टीएस डायग्राम किस तरीके से बनता है। टीएस डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाएंगी दो, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके का डायग्राम है ही नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो डायग्राम है ये गलत बने हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट 384 है, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो हीट ट्रांसफ़र हमारा किसके अकॉर्डिंग होता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, वो पूछा गया है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है, ठीक है। क्योंकि जब दो बॉडी हमारी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, और ये दोनों बॉडी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये आपस में क्या होते हैं, तीनों थर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, नेट हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफ़र इन अ साइक्लिक प्रोसेस, या फिर एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो है, तो हाई टेम्परेचर से अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो ये हमारा क्या होगा, हीट इंजन बन जाता है। अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, रेफ्रिजरेटर बन जाता है। तो यहाँ पे हीट हमारी क्या हो रही है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफ़र किसके अकॉर्डिंग हो रही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में, कि 0 डिग्री केल्विन पर जो एंट्रोपी है वो हमारी क्या रहती है, 0 रहती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। थर्ड लॉ के बारे में हम आगे देखेंगे आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 385, इसमें भी मैच करना है हमें। तो वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक में जो इंडेक्स होता है वो n होता है। तो यहाँ पे Pv⁴n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे हम वर्क डन निकालते हैं। तो हमारा वर्क डन क्या निकलता है, ये निकलता है P1 V1 माइनस में P2 V2 अपन में n-1। तो a का क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो a का फोर्थ इसमें है और इसमें है। नेक्स्ट है वर्क डन इन अ स्टडी फ्लो प्रोसेस। स्टडी फ्लो प्रोसेस में हमने वर्क डन निकाला था तो वो क्या निकल के आ रहा था, ये निकल के आ रहा था माइनस में BDP। स्टडी फ्लो प्रोसेस क्या होती है, हमारी ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में स्टडी फ्लो प्रोसेस मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो वर्क डन है इस तरीके से निकल के आता है BDP। तो इसका क्या हो गया, B का हो गया 2। तो B का 2 किस में है, तो यहाँ B का क्या हो गया 1। तो B का 1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब नेक्स्ट है हीट ट्रांसफ़र इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हीट ट्रांसफ़र रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, 0 होता है। तो C का क्या हो गया 2। तो C का 2 हमारा इसके अंदर है, C के अंदर जो C वाला ऑप्शन है उसके अंदर है। और वर्क डन इन अन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक मतलब Pv⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा वर्क डन। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 386, इसमें भी मैच करना है हमें। यहाँ पे PV प्लेन दिया गया है, यहाँ पे TS प्लेन दिया गया है। तो इसको हम इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये OA जो लाइन है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ये OB जो लाइन है वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। और ये जो है वो हमारी कौन सी हो गई, या तो एडियाबैटिक हो सकती है या फिर आइसोथर्मल हो सकती है और पॉलीट्रॉपिक हो सकती है, ठीक है, ये तीनों हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इससे, तो ये PV डायग्राम है। ये इधर क्या है हमारा कंप्रेशन है, इधर ऊपर साइड क्या होता है कंप्रेशन, और नीचे साइड क्या होता है एक्सपेंशन, ठीक है। अगर कंप्रेशन के लिए पूछा गया है तो ये ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे और एक्सपेंशन के लिए पूछा गया है तो ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये वर्टिकल हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से आ रही है ये वाली जो लाइन है वो हमारी n इक्वल टू गामा वाली लाइन है। n इक्वल टू गामा मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, ठीक है।
और ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, मतलब आइसोथर्मल लाइन है। ठीक है, ये ऊपर आइसोथर्मल होगा और नीचे आइसेंट्रोपिक होगा। ऐसे ही अब अगर यहाँ पे देखते हैं टीएस डायग्राम में, टीएस डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये क्या होगी हमारी आइसेंट्रोपिक लाइन होगी, कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, n इक्वल टू गामा हो गया। और यहाँ पर ये जो लाइन होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगी। यहाँ पे नीचे साइड इधर क्या होगा, एक्सपेंशन, यहाँ पे इस वाले लाइन में एक्सपेंशन और इधर कंप्रेशन, ये यहाँ पे कंप्रेशन और यहाँ पे एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होगी और ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन होगी। और जो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्लोप ज़्यादा होता है, तो ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होगी। यहाँ पर ये दिख रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम और ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑप्शन में देखते हैं हम ओ ए हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। कांस्टेंट वॉल्यूम और टीएस डायग्राम पर देखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम हमारी क्या होगी, 0 to 2 तक, ये वाली जो लाइन है वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 से 3 मतलब 3। तो यहाँ से ए का क्या होगा 2, ए का 2 हो गया, और बी का क्या हो जाएगा 3। तो ए का 2 बी का 3 किस किस में है हमारा, ए का 2 बी का 3 ये दोनों में है। ठीक है, और यहाँ पर सी क्या है हमारा आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल का क्या हो गया ये कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी है। अब इसमें ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है हमारी, गामा, n इक्वल टू गामा आइसेंट्रोपिक। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, ये आइसेंट्रोपिक है, तो इसके लिए आइसेंट्रोपिक हमारा कहाँ हो रहा है, ये एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन के केस में हो रहा है, तो एक्सपेंशन हमारा कहाँ जाएगा, नीचे की हो, तो ये क्या होगा फिफ्थ वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 387। ए स्टैंडर्ड वेपर इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, द रिजल्ट इज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वेपर है वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं इसके हाफ वॉल्यूम तक। अगर हम उसके टेम्परेचर को बिना चेंज किए, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है और हमें उसे कंप्रेस करना है, तो हम इसको अगर इस तरीके से देखते हैं, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो ये इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रेशर है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये वेपर लाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है वेपर होता है और यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिक्विड रहता है। तो अगर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करेंगे तो इधर आएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो ये वेपर है, वेपर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम वेपर को हम क्या कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हीट को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। जब हीट को रिजेक्ट करेंगे तो ये जो वेपर है, वेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है हमारा वेपर और हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है, और यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सम ऑफ द वेपर कंडेंसेस, सम ऑफ द वेपर कंडेंसेस एंड द प्रेशर डज नॉट चेंज, और प्रेशर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 388। 388 में पूछा गया है, मीथेन बर्न्स विद स्टोक्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, द एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट इज। तो एयर फ्यूल का रेशियो बताना है हमें। मीथेन को जब हम बर्न करते हैं तो मीथेन के लिए हमने देखा है पहले, मीथेन को अगर बर्न करेंगे तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो CH4 प्लस में 2 CO2, इसको अपन बैलेंस करेंगे तो ये क्या बनता है, CO2 प्लस में 2 H2O। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 जो मीथेन है, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना हो जाएगा 16, और इसका कितना होगा 64, और CO2 के लिए कितना हो गया 44, और इसका कितना होगा 36। ठीक है, अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो गया मीथेन 1 किलोग्राम, और ये कितना हो जाएगा 64/16,
और ये हो गया हमारा 44/16 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 36/16। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी लग रही है हमारी 4 kg। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एयर और फ्यूल का रेशियो निकालना है। ठीक है, एयर और फ्यूल का दोनों का रेशियो निकालना है हमें। तो एयर की रिक्वायरमेंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। एयर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी हमारी 4/0.23, क्योंकि एयर हमारी 23% होती है, तो ये एयर की रिक्वायरमेंट हो गई 4/0.23। और जो फ्यूल है, फ्यूल हमारा कितना है, ये है 1 kg, तो अपन में 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 17.39। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17.16। नेक्स्ट है 389, ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज़ वन इन विच। तो क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अगर हम इस तरीके से बात करते हैं, ये हमारा क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर केवल क्या हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। मास हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा होता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर न तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, न ही मास का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ देयर इज नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी ट्रांसफ़र एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मास का ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 390, इसमें भी हमें मैच करनी है दोनों लिस्ट को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 प्रोसेस है, दूसरी इंडेक्स n की वैल्यू है, PV⁴n कांस्टेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, PV⁴γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, PV⁴γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गामा की जो वैल्यू होती है, गामा इक्वल टू होता है CP/CV। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए CP/CV इक्वल टू गामा होता है। तो एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरी प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो PV इक्वल टू कांस्टेंट मतलब n यहाँ पे क्या है, 1 है, n इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारा आइसोथर्मल के लिए रहता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, V की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये क्या रहेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या रहेगी, इन्फिनिटी। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या है, n की वैल्यू 0 है। कांस्टेंट वॉल्यूम में n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में n की वैल्यू कितनी है, 1 है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में n की वैल्यू कितनी है, गामा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यू रहती है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ए का क्या हो गया 2, ए का हो गया 2। आइसोथर्मल बी का हो गया हमारा 1, n इक्वल टू 1। तो बी का हो गया, n इक्वल टू 1 होगा तो बी का हो गया 3। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर सी का हो जाएगा 5, सी का हो गया 5 और डी का क्या होगा 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 391, जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज़ द रेशियो ऑफ। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट हम लोग देख चुके हैं पहले भी। क्या होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। व्हेन ए फ्लूइड पासेस थ्रू ए रिस्ट्रिक्शन सच एज अ पोरस प्लग, ए कैपिलरी ट्यूब और एन ऑर्डिनरी बॉल्व,
इट्स प्रेशर डिक्रीजेज। जब हम फ्लूइड को पास करते हैं किसी रिस्ट्रिक्शन से, जैसे पोरस प्लग हो गया, कैपिलरी ट्यूब या फिर किसी ऑर्डिनरी वॉल्व से, तो उसका जो प्रेशर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी हमारी क्या करती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस में द टेम्परेचर बिहेवियर ऑफ ए फ्लूइड ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड बाय द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। जो टेम्परेचर का बिहेवियर है उसको हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, डेल टी अपॉन में डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर चेंज टू द प्रेशर चेंज अकरिंग व्हेन अ गैस अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 392 गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ये क्या होता है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 393 विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसियस फ्यूल डज नॉट हैव डिफरेंट हायर एंड लोअर कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, हीट वैल्यू। ठीक है, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम लोग देख चुके हैं। कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब होता है हीट वैल्यू, और हीट वैल्यू सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है। किसी भी एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है तो उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं रहेगा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो लोअर कैलोरिफिक वैल्यू और हायर कैलोरिफिक वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है 394 द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन अ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज 4। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दी है रेफ्रिजरेटर के लिए जो रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है 4। तो रेशियो निकालना है, हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द लोएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज। देखते हैं, यहाँ पर COP हमारी 4 है, TL अपॉन में TH माइनस में TL COP होती है। तो यहाँ से TH माइनस में TL अपॉन में TL इक्वल टू, इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, TH माइनस में TL अपॉन में TL, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से TH अपॉन में TL निकालना है हमें, तो TH अपॉन में TL इसको TL से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया -1 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 5/4, तो इक्वल टू 1.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन इज रिटन एज PV टू द पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ n फॉर आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रेस्पेक्टिवली आर। तो ये हम लास्ट क्वेश्चन में ही देखे थे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें देख चुके हैं। तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आइसेंट्रोपिक में n की वैल्यू गामा के बराबर होती है, तो गामा को यहाँ पर k लिया गया है, तो n इक्वल टू k। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में n की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, और वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में n की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 396 इफ अ thermodynamic system undergoes adiabatic process the net amount of work performed by it depends only on। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में गामा -1। ठीक है, गामा -1। तो यहाँ पर देखिए गामा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, दोनों एंड स्टेट्स की वैल्यू है P1 V1 और P2 V2। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नेक्स्ट है 397 ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विल इन्वॉल्व नो चेंज ऑफ एंट्रोपी इफ इट टेक्स प्लेस एट। तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, विल इन्वॉल्व नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारी क्या है, कांस्टेंट रहेगी, अगर वो 0 टेम्परेचर पर है या इन्फिनिटी टेम्परेचर पर या फिर -0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। तो इनमें से तीनों ही करेक्ट हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है,
एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर थियोरेटिकली ऑल मोड्स ऑफ मोशन स्टॉप्स। ठीक है, तो मोशन के जितने भी मोड्स होते हैं जैसे वाइब्रेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये सभी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं 0 डिग्री केल्विन पर। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इट स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। तो एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन पर जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी हमारी क्या होती है, 0 होती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस which takes place at temperature 0, infinity or -0 involve no change of entropy. It tells us something about the behavior of the system at 3 special temperature. At 3 special temperature referred to as a singular temperatures. ठीक है, इसको एक सिंगल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो या फिर माइनस हो या फिर इन्फिनिटी टेम्परेचर हो, तीनों पर ही जो एंट्रोपी है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 398, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद, थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिटिविटी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है 399, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट है, कन्वर्ट की जगह क्या होगा, क्रिएटेड। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये कोई ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इन अ क्लोज सिस्टम एनर्जी इज कंजर्व, क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी हमारी क्या होती है, कंजर्व रहती है इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी टू वर्क इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 400, ए मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 साइकिल्स, topping cycle and bottoming cycle coupled in series. If efficiencies of these cycles respectively are 30% and 20%, then overall combined efficiency of machine will be, तो combined efficiency निकालनी है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से वर्क कर रहा है, ये हमारा एक साइकिल हो गया, T1 और T2 के बीच में वर्क कर रहा है और दूसरा T2 और T3 के बीच में वर्क कर रहा है। ये हमारा इसके लिए टॉप साइकिल, यहाँ पर वर्क डन W1, हीट यहाँ से रिसीव कर रहे हैं Q1 Q2, और यहाँ पे क्या होगी Q2 Q3। तो यहाँ पे जो टॉप साइकिल है इसके लिए जो एफिशिएंसी है, इसके लिए एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस में Q2 अपन में Q1, ये दी गई है हमारी 0.3। तो यहाँ से Q2 अपन Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 0.3 इक्वल टू 0.7। अगर हम इसके लिए एफिशिएंसी निकालती हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में Q3 अपन में Q2 इक्वल टू दी गई है हमें 20%, तो 0.2। तो यहाँ से Q3 अपन में Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 0.8। अब यहाँ पर देखिए जो हमें कंबाइंड एफिशिएंसी निकालनी है, तो कंबाइंड एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, यहाँ से जो साइकिल है यहाँ से जो हीट आएगी हमारी वो Q1 हो गई, और जो फाइनल हीट रिजेक्ट हो रही है वो हमारी क्या होगी, Q3 हो गई। तो कंबाइंड एफिशिएंसी के लिए जो हीट सप्लाइड है वो Q1 हो जाएगी और हीट रिजेक्टेड है वो हमारी Q3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 माइनस में Q3 अपन में Q1। तो यहाँ से निकालेंगे हम 1 माइनस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q3 अपन में Q1 को Q2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये Q2 अपन में Q1 बन गया, ये Q3 अपन में Q2 बन गया। तो इन दोनों की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर दोनों की, तो ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, 0.44, मतलब 44%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार्नोट इंजन रिसीविंग हीट एट 400 केल्विन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 25%। द टॉप ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। यहाँ पर फिर से देखते हैं। इस तरीके से 400 केल्विन और इसके बीच में ये वर्क कर रहा है। हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। एफिशिएंसी वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में T1 अपॉन में T2। एफिशिएंसी 0.25 दी है, 1 माइनस T2 अपॉन में 400, तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू है वो 300 केल्विन निकली। और COP हमें निकालना है, तो COP क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए निकालना है। तो यहाँ से लो टेम्परेचर से हीट को रिसीव करता है और हाई टेम्परेचर की वो रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पर TL अपॉन में TH माइनस में TL, तो इसको T2 अपॉन में T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 300 अपॉन में ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 100, तो ये COP जो निकल के आती है वो कितनी हो गई 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 402। इसमें देखिए, विच इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। तो यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप बताना है एडियाबैटिक और एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए यह क्या होती है हमारी प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसके लिए ये हमारे 3 रिलेशन होते हैं। P2 अपॉन में P1 इक्वल टू होता है V1 अपॉन में V2 टू द पावर गामा, और यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो T2 अपॉन में T1 इक्वल टू होता है P2 अपॉन में P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। अगर इसको वॉल्यूम में के टर्म में लिखते हैं तो T2 अपॉन में T1 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, गामा की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1.4। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ इस वाले में, इसको क्या कर दिया P1 अपॉन P2 लिख लिया। P1 अपॉन में P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 अपॉन में V1 टू द पावर गामा। गामा की वैल्यू 1.4 है, तो यहाँ पर हमें निकालना है V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 1/4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.7 के समथिंग आएगा। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिया गया है 0.71। तो ये V2 अपॉन V1 कितना आ गया 0.71, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे गामा की वैल्यू 1.4 है। तो यहाँ पे देखिए ये निकालना है P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन में V2। यहाँ पे P2 अपॉन P1 इक्वल टू V1 अपॉन में V2 टू द पावर क्या आ जाएगा 1.4। तो ये भी हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये तीनों कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखते रहिए मैक लर्निंग पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।